नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट वन शॉट ऑफ सीबीएसई क्लास 12 टर्म 1 इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन। तो दोस्तों हम देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले बहुत ही अच्छे से थ्योरी बताऊंगा और उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपका कंप्लीट ये जो टॉपिक है एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही यार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट कमाल धमाल वर्कशीट भी देने वाला हूँ, जिसको अगर आप सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली यार वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी मेन एग्जाम में भी बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम वन शॉट करने वाले हैं कंप्लीट राइटिंग सेक्शन का। स्ट्रिक्टली टर्म फर्स्ट के सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर चलेंगे। जो भी लेटेस्ट फॉर्मेट्स होंगे वो आपको बताए जाएंगे और साथ ही ढेर सारे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। सो यार बिल्कुल आप इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको रेगुलरली वर्कशीट्स भेजता रहता हूँ, जिससे आपके बहुत सारे MCQ क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, देन उसके बाद केस स्टडीज, ये सभी भी क्या हो जाती है एकदम क्लियर हो जाती है। तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे कंप्लीट राइटिंग सेक्शन को। तो आइए सबसे पहले मैं आपको टर्म फर्स्ट का सिलेबस बता देता हूँ। तो यार सिलेबस के अंदर अपने पास टोटल 4 चीज़ें हैं। पहला है अपने पास क्या, पहला है नोटिस, देन उसके बाद है एडवर्टीजमेंट, देन है अपने पास लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर लेटर टू एडिटर और है आर्टिकल राइटिंग। तो इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बढ़ते हम आगे और बता देते हैं सबसे पहले यार कि नोटिस में अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, देन फिर मैं आपको वेरियस गाइडलाइंस बताऊंगा जहाँ से यार बहुत सारे MCQs आते हैं, देन आपको कुछ सैम्पल्स बता दूंगा और फिर यार ढेर सारे MCQs हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सो बढ़ते हम आगे बता देते हैं यार नोटिस क्या होता है। नोटिस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है जो कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए रहता है और यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर डिस्प्ले किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपके घर में आप नोटिस लगा दोगे ना। नोटिस हमेशा क्या होता है बड़ी बड़ी जगह पर रहता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, तो इस प्रकार की जगह पर क्या होता है नोटिस को लगाया जाता है। देन इसके बाद अगला क्या है अपने पास कि ये शॉर्ट फॉर्मल एंड टू द पॉइंट होता है। मतलब इसमें फालतू की बातें नहीं लिखी जाती है, सीधा हमें जो काम की बात है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो हम लिखेंगे कि सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाना है, ये डेट है, ये टाइम है, ये वेन्यू है, तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब का आंसर यहाँ पर किया जाता है। और लास्ट में फिर हम क्या कर देते हैं अपने सिग्नेचर करके इसको खत्म कर देते हैं। सो इस प्रकार का रहता है अपना नोटिस, शॉर्ट टू द पॉइंट एंड फॉर्मल। बढ़ते फिर हम आगे और कुछ गाइडलाइंस आपको बता देते हैं कि यार नोटिस का जो NOTICA कीवर्ड रहता है इसको हमें ब्लॉक लेटर्स में लिखना होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। डेट को हमें मेंशन करना है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर एकदम लास्ट में लेफ्ट बॉटम में लिखा जाता है। देन उसके बाद एप्रोप्रिएट हेडिंग, टारगेट ऑडियंस, इन सभी को भी यहाँ पर लिख दिया जाता है। फिर पर्पस ऑफ नोटिस अलॉन्ग विद द नेसेसरी डिटेल्स, ये हम यहाँ पर लिखते हैं। और फिर नोटिस को इनक्लोज किया जाता है एक बॉक्स में। याद रखना बच्चों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या नोटिस को डब्बे में बंद किया जाता है। तो जी हाँ, नोटिस को डब्बे में बंद किया जाता है। बढ़ते हम आगे और आपको बता देते हैं यार एक बेसिक सा नोटिस का फॉर्मेट। तो देखिए सबसे ऊपर हमें स्टार्ट करना है नोटिस को हमेशा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब कौन सी संस्था है जो कि नोटिस को रिलीज कर रही है। सो यहाँ पर कभी भी आपको प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखना है, मतलब नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद आपको NOTIC कीवर्ड लिखना होता है और ये आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है, मतलब सारे वर्ड्स कैपिटल रहने वाले हैं। ऊपर में आप क्या कर सकते हो, सारे कैपिटल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और उसके बाद फिर आगे के सारे जो आपके लेटर्स होंगे वो स्मॉल में आप लिख सकते हो। देन उसके बाद डेट आपको लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेट आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है, क्योंकि बहुत सारे सैम्पल पेपर्स को मैंने देखा और वहाँ पर सभी में इसका आंसर लेफ्ट ही लगा रखा है। सो डेट का फॉर्मेट क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 20 मार्च है तो आपको पूरा लिखना है 20 मार्च और फिर जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार का डेट का फॉर्मेट होता है। स्लैश, डैश, ये सब अपने को कुछ भी नहीं लगाना है। फिर हमें लिखनी होती है यहाँ पर हेडिंग, जो कि यार रेलेवेंट रहती है, टू द पॉइंट रहती है, ये अपने को याद रखना है। देन इसके बाद हम लिखते हैं मेन कॉन्टेंट्स, जो भी अपने नोटिस रहता है 50 शब्दों में इसको लिखा जाता है। तो याद रखना है आपको शब्द सीमा कितनी रहेगी, 50 वर्ड्स रहेगी। देन इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्नेचर, और सिग्नेचर हमेशा ब्लॉक लेटर्स में लिखे जाते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स में। फॉर एग्जांपल मेरे नाम का अगर मैं सिग्नेचर करूँगा तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल ARPIT। तो इस प्रकार से जहाँ पर सारे वर्ड्स कैपिटल हो समझ जाना वो सिग्नेचर है। देन उसके बाद नाम कैसे लिखना है आपको, नाम पहली बात तो पूरा नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अर्पित पोरवाल, तो मैं पूरा नाम लिखूंगा। देन उसके बाद जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, तो अर्पित का A कैपिटल, पोरवाल का P कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल्स।
तो इस चीज़ को याद रखना है बच्चों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देन इसके बाद हमें लिखना है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब आप कौन सी पोस्ट पे हैं, कौन से आप पद पे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट एडिटर हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट एडिटर, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आप लिख दोगे प्रिंसिपल। तो इस प्रकार से अपने को लिखना है और फाइनली पूरे नोटिस को बॉक्स में बंद कर देना है। तो ये बेसिक सा फॉर्मेट है, एक बार आप इसको जरूर से घर पर प्रैक्टिस करके देखना, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो यार बहुत टाइम से आप सभी लोग मुझसे एक सवाल कर रहे थे कि सर सीबीएसई टर्म फर्स्ट के लिए कौन सी हम एमसीक्यू की किताब खरीदें। तो यार अब यहाँ पर किताब सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यार उस किताब के अंदर बोर्ड लेवल के एमसीक्यूज होने चाहिए, साथ ही एमसीक्यू की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा हो ताकि हमारे सारे कंसेप्ट कवर हो जाए, और उसके बाद असर्शन, रीजन और केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन भी वहाँ पर होने चाहिए। तो यार मैंने बहुत सारी किताबों को यहाँ पर ऑर्डर किया आपके लिए, और उनमें से एक किताब जो मुझे अच्छी लगी वो है गुरुकुल बाय ओसवाल पब्लिकेशन। और यार ये एक ऐसी किताब है जो कि ऑल इन वन किताब है, मतलब इस किताब के अंदर आपको इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और भी जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे एक साथ मिल जाएंगे। और साथ ही यार इसकी खासियत मुझे ये लगी कि इसके अंदर 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और वो जो क्वेश्चंस है यार बहुत ही तगड़े लेवल के, मैंने खुद उनको सॉल्व करके देखा है। और साथ ही यार यहाँ पर आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन्स वाले क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो यार एक बहुत ही कंप्लीट कमाल धमाल पैकेज बन जाता है, और टर्म फर्स्ट की आप इसके साथ बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक्स यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप इनको खरीद सकते हैं, और बहुत ही ये अच्छी किताबें हैं। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बता देते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यू आर सार्थक, आपका नाम क्या है, सार्थक है, और आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, आप सर्वोदय पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं जो कि लखनऊ के अंदर है। यू आर हेड बॉय, आप क्या हैं, हेड बॉय भी हैं। आपको 50 शब्दों में नोटिस लिखना है जिसमें आपको इन्फॉर्म करना है सभी स्टूडेंट्स को अबाउट अपकमिंग साइंस फेस्ट। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर नोटिस कीवर्ड रहेगा, कैपिटल में रहेगा, ब्लॉक लेटर्स में रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर डेट जिसका करेक्ट फॉर्मेट लिखा हुआ है, फिर हम लिखेंगे हेडिंग जो कि रेलेवेंट होगी टू द बॉडी, फिर हम स्टार्ट कर देंगे बिना टाइम पास के, ठीक है, सीधा टू द पॉइंट्स बातें करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे सारे ब्लॉक लेटर्स में। देन आपका नाम आएगा जो कि इनिशियल कैपिटल लेटर होगा और बाकी सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में होंगे। फिर हम नीचे लिख देंगे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन 2 लाइंस में भी आप लिख सकते हो, जैसे हेड बॉय, एसपीएस मतलब सर्वोदय पब्लिक स्कूल, और पूरे इसको अपने ग्रीन बॉक्स के अंदर डिब्बे में डिब्बा कर दिया है, ठीक है, मतलब उसमें पैक कर दिया है। तो यही अपने को करना है। चलिए अब आपके साथ हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है नोटिस क्या है, तो आपको कैसे आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आप फटाफट आंसर करते जाना। और नोटिस इज तो नोटिस क्या, एक लेटर तो होता नहीं है, ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, ये एक इन्फॉर्मेशन होती है लार्जर ऑडियंस के लिए। फर्स्ट थिंग जो कि अपन नोटिस में लिखते हैं यार, फर्स्ट थिंग हम सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं। देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन को अपने को अवॉइड किया जाना चाहिए, सिंस नोटिस फॉर्मल टू द पॉइंट और थोड़ा सा थर्ड पर्सन सेंट्रिक रहता है, तो इसके अंदर हम फर्स्ट पर्सन वाली चीज़ों को नहीं लिखेंगे, जैसे मी, आई, माई, तो इन सारी चीज़ों को नहीं लिखना है। हमें सीधा क्या कर देना है, इसका आंसर कर देना है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सारी चीज़ों को नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नोटिस आर रिटन फॉर, नोटिस किस किस चीज़ के लिए लिख सकते हैं, तो यार हम किसी इवेंट के लिए लिख सकते हैं, हम किसी प्रोग्राम के लिए लिख सकते हैं, हम किसी लॉस्ट प्रॉपर्टी के लिए लिख सकते हैं, या फिर सभी के लिए लिख सकते हैं। यार भाई साहब सभी के लिए लिख सकते हैं, नोटिस तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस, तो इसमें से क्या चीज़ें जो कि आप नोटिस में नहीं डालोगे। भाई साहब बॉडी तो हम लिखेंगे ही, मतलब मेन बॉडी, फिर डेट भी लिखते हैं साइड में, हेडिंग भी लिख देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं लिखते हैं, ग्रीटिंग्स, ठीक है, हम फालतू की बातें नहीं करते उसमें कि अरे कैसे हो, सब बढ़िया, भला, चंगा, मस्त, ये काम हम लेटर में करते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं करते। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ड नोटिस इज रिटन इन, नोटिस को लिखा जाता है किस चीज़ में, द वर्ड नोटिस इज रिटन इन ब्लॉक लेटर्स, ये मैंने आपको बताया था कैपिटल लेटर्स में लिखना है अपने को। लास्ट थिंग जो कि नोटिस में हम लिखते हैं वो क्या होता है, नेम ऑफ द राइटर, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, एड्रेस। मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट में हम डेजिग्नेशन लिखते हैं, और 2 लाइन्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड प्लेस टू डिस्प्ले, यार ये भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि कहाँ पर आपको नोटिस नहीं लगाना चाहिए। तो स्कूल पे तो लगाओगे ही सही, ऑडिटोरियम के बाहर भी लग सकता है, लॉबी ऑफ द रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ पर भी पब्लिक का आना जाना होता है, लेकिन घर पे थोड़ा ना नोटिस चिपकाओगे कि सभी घर वालों को सूचित किया जाता है कि कल ब्लड डोनेशन कैंप होगा, या कल बाहर सब्जी वाला आएगा, कृपया जाके सब्जी ले लें। तो ऐसा काम नहीं करेंगे हम, ठीक। सो इसका आंसर क्या जाएगा, होम। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास इन अ नोटिस द नेम इज रिटन, तो नाम को लिखना है कैसे, इनिशियल्स लिखना है सिर्फ, मतलब सिर्फ ए और पी लिख दूं मेरा अर्पित पोरवाल का, या फिर ओनली द फर्स्ट नेम लिखूं अर्पित, या फिर ओनली लास्ट नेम लिखूं पोरवाल। तो यार आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको अर्पित पोरवाल पूरा लिखना है, तो फुल नेम यहाँ पर आ जाएगा।
सो ये था हमारा नोटिस, ठीक है। आगे और कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। नोटिस कितने पैराग्राफ्स में होना चाहिए भाई साहब? एक पैराग्राफ में आपको नोटिस होना चाहिए। अ नोटिस मस्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग, किन किन चीज़ों को नोटिस को आंसर करना है? तो व्हाट, वेयर, व्हेन, सभी को आंसर करना है। इवेंट कहाँ पर है, क्यों है, कैसे है, सब आंसर करना है। देन हुज नेम शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द नोटिस, किसका नाम लिखना है भाई साहब आपको? ऑथोराइज पर्सन का, मतलब जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्विटेशन भेज रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल सर हैं, सभी बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चा 26 जनवरी को सभी को उपस्थित रहना है, प्रिंसिपल, ठीक है। साइन कौन करता है लास्ट में? जो भी ऑथोराइज पर्सन रहता है वही करता है। नेक्स्ट है कि अ नोटिस शुड बी मे बी इनसाइड अ बॉक्स, क्या नोटिस को बॉक्स में रखा जाता है? जी हाँ, हमेशा नोटिस को बॉक्स में रखा जाता है, तो ऑप्शन इज यस। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए नोटिस, किस चीज़ को आपको नोटिस में नहीं रखना है? टाइम को रखना है भाई साहब, एड्रेस को ऑफ द सेंडर, देन उसके बाद कैची हेडिंग और वेन्यू। भाई साहब तीनों चीज़ को रखेंगे, सिर्फ एड्रेस ऑफ द सेंडर, भाई साहब पत्र थोड़ना है, तो नोटिस है, तो एड्रेस ऑफ द सेंडर को नहीं रखना है। अब एक फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाते हैं, इस तरह के प्रश्न में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या भरना है अपने को? तो फर्स्ट पॉइंट में अपने को भरना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर भी दे रखा है इसका। तो देन यहाँ पर सेकंड में क्या भरते हैं अपने को? हमेशा सिग्नेचर करना होता है। सो यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आएगा। एंड देन लास्ट में आ जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 2 में आ गया नेम, नहीं 2 में सिग्नेचर आए तो 3rd में आ जाएगा नेम, ठीक है। आसान था ये तो। सो ऑप्शन नंबर 3 थोड़ा सा छुप गया है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। जब मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा ना तो वहाँ पर आपको ये प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। सो वहाँ पर सब इसको देख लीजिएगा, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी आएगा। देन अब आपको बता देते थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कभी आपको कोई अपनी सेल्स बढ़ानी हो, शादी के लिए ऐड देना हो, ठीक है, तो फिर आपकी ये वाला काम में आने वाला है बहुत ज़्यादा। सो एडवर्टीजमेंट्स में क्या क्या आपको बता देते हैं कुछ बेसिक पॉइंट। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है 2 तरह के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लासिफाइड, जो कि वो मतलब जो कि कोई पढ़ता नहीं है, न्यूज़पेपर में आते कोई नहीं पढ़ता। सेकेंड होते हैं कमर्शियल, जो कि मतलब आते हैं ना, माधुरी दीक्षित कृपया ये ले, कृपया ये ले, तो इस प्रकार से जो फोटोग्राफ वाले आते हैं वो क्या रहते हैं, सारे कमर्शियल रहते हैं। सो क्लासिफाइड में आ जाता है सिचुएशन वेकेंट, मतलब कहीं पर कोई पोस्ट खाली हो, लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ चीज़ आपको मिली है या फिर कुछ चीज़ आपकी घूम गई है, सेल परचेज, देन अकोमोडेशन वांटेड, मैट्रिमोनियल और टू लेट, ये सारी चीज़ें कहीं में आ जाती है क्लासिफाइड में, ठीक है। आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर में आता है वो, जो कोई नहीं पढ़ता, भाई साहब वर चाहिए, वधू चाहिए, पीछे के पेजेस में आते हैं वो एडवर्टीजमेंट्स, वो सब क्लासिफाइड होते हैं और यही आपके सिलेबस में है। देन कमर्शियल, जो कि बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए रहते हैं, टीवी पर जो एड्स आते हैं, तो ये सब कमर्शियल एड्स रहते हैं। सो अपने को सिंस क्लासिफाइड पढ़ना है तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि किस चीज़ में आपको क्या रखना है। सो सिचुएशन वेकेंट में आपको क्या रखना है, सबसे ऊपर एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन, एज ऑफ द कैंडिडेट और पैकेज, ठीक है। सिचुएशन वेकेंट मतलब फॉर एग्जांपल अपने चैनल पे फॉर एग्जांपल किसी एडिटर की पोस्ट खाली है, तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा कि क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, कि यार मुझे इतनी क्वालिफिकेशंस का तो कम से कम एडिटर चाहिए। एज क्या होनी चाहिए, तो एज यार 18 से 25 30 कुछ भी हो, इस तरह से एज ब्रैकेट लिख दिया जाता है। फिर पैकेज, कितना पे का पैकेज देने वाले हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो वो सिचुएशन वेकेंट्स वाले में इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। देन सेकेंड आ जाता है लॉस्ट एंड फाउंड, अगर आपका कोई आइटम खो गया है या फिर आपको कुछ मिला है, तो सबसे पहले तो आप आइटम का ही नाम लिखोगे, उसको डिस्क्राइब करोगे। फॉर एग्जांपल कोई आपको आईफोन मिला है जिसके ऊपर रेड कलर का कवर है, तो आप लिखोगे भाई साहब फाउंड इन आईफोन रेड कवर, कहाँ से मिला है। अगर फॉर एग्जांपल आपका घूम गया है तो आप एडवर्टीजमेंट डाल रहे हो, तो क्या आप रिवॉर्ड दोगे। अगर आपको मिला है तो और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मैंशन करनी होती है। देन अकोमोडेशन नीडेड, अकोमोडेशन मतलब आपको कहीं पर रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है। अब आपकी जॉब लग गई है, नौकरी लग गई है मस्त बेंगलोर में, और वहाँ पर आपको रहने के लिए घर चाहिए, तो न्यूज़पेपर में आप ऐड निकालोगे, भाई घर चाहिए, घर खरीदना है, भाई बहुत पैसे वाला है। तो आपको डिटेल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई पूल तो होना ही चाहिए, 3 BHK होना चाहिए, जिम एरिया अगर अंदर ही हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस प्रकार से आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस लिखनी है। देन फिर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखना है कि किसको आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे घर बेचना है, सामने वाले को घर खरीदना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा कि भाई अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे तो घर बेचना है ना, सो मेरे को अगर घर बेचना है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगा कि जिसको लेना है मुझे कॉन्टैक्ट करे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेना होता, मेरी जॉब लगी हुई होती, तो भी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखता कि अगर किसी को बेचना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। देन उसके बाद मैट्रिमोनियल मतलब शादी ब्याह वाले, ठीक है, उसमें वांटेड ग्रूम ब्राइड, अगर लड़की चाहिए हो तो आपको मतलब हाँ लड़की अगर आपको चाहिए तो वांटेड ब्राइड, और लड़का चाहिए तो वांटेड ग्रूम। देन एक्सपेक्टेशन क्या है, गोरा काला नाटा है ना, कैसा चाहिए बता दीजिएगा। देन उसके बाद एज आपको बतानी है कि आपकी एज क्या है, उस हिसाब से आपको सामने वाले की एज चाहिएगी। देन क्वालिफिकेशन, कास्ट, हाइट, वेज, नॉन वेज, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। टू लेट,
टू लेट ये टॉयलेट वाला नहीं है, ये भाई साहब टू लेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर आपको किराए पे देना हो तो डिटेल्स आपको प्रॉपर्टी, कितना आपको रेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे घर को किराए पे लगाना है तो मैं वहाँ पर लिख दूंगा टू लेट, ये घर मुझे किराए पे देना है, इतना रेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। टाइप ऑफ टेनेंट मतलब मुझे तो यार सिर्फ बैंक वालों को ही घर देना है, मुझे तो सिर्फ ऑफिसर्स को ही घर देना है, या फिर मुझे किसी को भी घर देना है, तो इस प्रकार से मैं टाइप ऑफ टेनेंट्स वहाँ पर लिख दूंगा ना। टेनेंट्स मतलब किराएदार। फिर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के जिसको भी घर चाहिए इस एरिया में भाई साहब मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। देन उसके बाद ट्यूशन्स क्लासेस, तो कौन कौन सी क्लासेस आप पढ़ाते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पेरेंट बन गए अब और आपको अपने बच्चे के लिए ट्यूटर चाहिए तो फिर आप एडवर्टीजमेंट निकाल दोगे। तो सारी चीज़ें क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के अंदर आ जाती है। बढ़ते हैं फिर हम आगे, एक सैम्पल आपको बताते थे, विला फॉर सेल, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हेडिंग लिखी, फिर 50 शब्दों की बॉडी रहेगी। स्टार्टिंग हम करेंगे क्या कि जो जो अपनी रिक्वायरमेंट है, देन उसके बाद लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख देंगे, ठीक है। सबसे ऊपर हेडिंग, देन अपनी रिक्वायरमेंट्स, देन लास्ट में आ जाएगी हेडिंग। इस फ्लो को याद रखना है, 50 शब्द इसकी भी लिमिट रहती है। अब कुछ आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं हम। सो एडवर्टीजमेंट क्या होता है? सो भाई साहब एडवर्टीजमेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट इज यूज टू इन्फ्लुएंस क्या, तो टेस्ट, माइंड, मोटिव, हर कुछ चेंज कर देता है एडवर्टीजमेंट तो आपका। सो ऑल ऑफ दीज एडवर्टीजमेंट इज अ डैश ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सो बहुत ही मतलब सिंपल सा एक बोलते हैं ना फ्रेज है, इट इज़ अ प्ले ऑफ वर्ड्स। इसमें हम क्या करते हैं, शब्दों से खेलते हैं। देन एडवर्टीजमेंट, नेम, एड्रेस ऑफ द कंपनी आर, कौन सी डिटेल्स रहती है, तो भाई साहब ये तो इसेंशियल डिटेल्स है, आपको नेम, एड्रेस ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो आपसे कांटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का एड्रेस ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, तभी तो एम्प्लॉय उस पर चिट्ठी भेज के अप्लाई करेगा। देन विच ऑफ द गिवन एडवर्टीजमेंट्स इज रिटन बाय एम्प्लॉयर, जैसे अगर मुझे अपने यहाँ पर एडिटर हायर करना है तो मैं सिचुएशन वैकेंट वाले कॉलम में उसको डालूंगा। फिर उसके बाद क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स को हमेशा लिखा जाता है कहाँ पर, तो हमेशा इसको बॉक्स में लिखा जाता है। एडवर्टीजमेंट्स आर रिटन बाय अ पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट, अगर कोई किराएदार की यहाँ पर खोज कर रहा है तो किस सेक्शन में वो एडवर्टीजमेंट डालेगा, टू लेट वाले सेक्शन में, ठीक है। तो अपने को इसको याद रखना है। कुछ और भी बेसिक से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, कितने तरह के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं। बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे नाम बताइएगा, कितने पैराग्राफ में लिखना है, एक ही पैरा में लिखना होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, शॉर्ट कैची फ्रेजेस, फॉर्मल मैनर, इनफॉर्मल मैनर या ह्यूमर, तो शॉर्ट और कैची फ्रेजेस रहना चाहिए ताकि सामने वाला आपके एड को देख के इन्फ्लुएंस हो जाए और आपकी चीज़ को खरीद ले। देन उसके बाद ये एक बहुत ही तगड़ा प्रश्न यार आपकी परीक्षा में आ सकता है सिचुएशन वैकेंट कॉलम के लिए। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्या रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, थर्ड क्या रहेगा, फोर्थ क्या रहेगा, ठीक है। एलिमिनेशन से करना है। सबसे ऊपर लिखते हैं हेडिंग, सो हेडिंग आ जाएगी सिचुएशन वैकेंट, मतलब 4 सबसे ऊपर रहना चाहिए, तो बाकी 2 तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स रहती है, वांटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो भाई साहब फिर 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या कि हम आपको रीन्यूमरेशन प्रोवाइड करेंगे, नो कांस्टेंट, ठीक है, मतलब हम मोल भाव कर लेंगे भाई साहब सैलरी में। और लास्ट में कहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब एड्रेस, तो मैंने आपको बताया था ना फ्लो याद रखना है, तो उससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाएगा। बढ़ते अब आगे और आपको बता देते लेटर्स टू एडिटर, बहुत यार कमाल का टॉपिक है और इसके फॉर्मेट्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो उसको मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगा। सो सबसे पहले बता देते हैं लेटर टू एडिटर किसको लिखा जाता है। सो यार लेटर टू एडिटर हम लिखते हैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी सोशल इश्यूज़ पर अगर अपने को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है तो हम लेटर टू एडिटर लिखेंगे। देन कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में, उसके रिस्पॉन्स को अपने को देना है, दर्ज करवाना है, तो हम इस तरह के लेटर टू एडिटर लिख देंगे। हम कोई सजेस्ट करना चाहते हैं सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल मोहल्ले में क्या होते हैं, कुछ आवारा लड़के गाड़ी चलाते तेज तेज और आसपास की लड़कियों को छेड़ते हैं, बूढ़े लोगों को रोड को क्रॉस नहीं करने देते, बच्चों को परेशान करते हैं, तो हम क्या कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करने के लिए लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं। देन इसकी टोन हमेशा फॉर्मल रहेगी, अपने को याद रखना है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने कंसर्न को ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडिटर को अपन लेटर लिखेंगे तो वो उस चीज़ को अपने न्यूज़पेपर में छापेगा, न्यूज़पेपर में छापेगा तो हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगी, ठीक है। वैसे आजकल तो हम सोशल मीडिया का यूज़ कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा लोग तक पहुँच जाती है। सो इसका एक बेसिक फॉर्मेट आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर लिखते हैं हम सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप प्रेम पत्र लिख रहे हो अपनी माशुका को, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे। और भाई साहब अब हम खुद को राष्ट्रपति से कम तो समझते नहीं है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। मतलब कुल मिला के अपने को अपना एड्रेस लिखना है। फिर हमें लिखना है डेट, डेट का फॉर्मेट यही रहेगा यार, 11 अप्रैल पूरा लिखेंगे और कॉमा ना लगाते हुए 2011 लिखेंगे, ठीक है। सो यार कॉमा इसको हटा देना।
देन उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, ऊपर भी एक लाइन छूटेगी, यहाँ पर भी एक लाइन छूटेगी, और उसके बाद फिर हम लिख देंगे किसका पता, हम एडिटर साहब का पता लिख देंगे, प्रेम पत्र तो माशुका का पता लिख देंगे, है ना, हमारी यार भाई अगर हम राष्ट्रपति हैं तो हमारी माशुका ब्रिटेन की जो महारानी उससे कम होगी क्या, तो बर्मिंघम पैलेस, ठीक है। सो लेटर टू एडिटर मतलब एडिटर का एड्रेस लिखेंगे, ठीक। तो सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर आ जाएगा रिसीवर का एड्रेस, फिर यहाँ पर आप चाहो तो लाइन छोड़ सकते हो, नहीं भी छोड़ोगे मार्क्स नहीं कटेगा। सब्जेक्ट हमें लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो मेन पॉइंट है आपका, ठीक है, वो आपको वहाँ पर लिखना है कि किस विषय में आप पत्र लिखना चाहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ सर, या अगर आप फीमेल को बोल रहे हो तो MADM मैडम, सर मैडम कॉमा, ठीक है। सो यहाँ पर या तो सर लिख दो या फिर मैडम लिख दो, दोनों में से एक चीज़ लिखना, दोनों नहीं लिखना है। देन फिर हम बॉडी लिखेंगे, बॉडी बहुत आसान रहती है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंटेंट, जो अपना पूरा मेन चीज़ रहेगी वो मेन बॉडी में ही रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, या फिर इसको क्लोजिंग क्लोज भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोजिंग, नीचे वाली लाइन्स को क्लोजिंग बोलते हैं। सो थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, फेथफुली। देन सिग्नेचर अगर होगा तो सब कुछ ब्लॉक लेटर्स में होगा, ऑप्शनल रहता है कई बार, उसको हटा भी दिया जाता है। देन फिर आपको नाम लिखना है और आपका डेजिग्नेशन लिखना है, ठीक है। नाम में भी आपको याद रखना है, नाम का जो सबसे ऊपर वाला वर्ड रहेगा वो मतलब वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, और पूरा आपको अपना नाम लिखना है, ठीक। सो ये लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट होता है। वापस से एक जल्दी से क्विक रिकैप बता देता हूँ आपको। सबसे ऊपर सेंडर का एड्रेस, एक लाइन छोड़ के, डेट एक लाइन छोड़ के, रिसीवर का एड्रेस, फिर आप लाइन छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं भी छोड़ोगे तो चलेगा। सब्जेक्ट के बाद आता है सर, ठीक है। बहुत सी बार कन्फ्यूजन होता है कि सर ऊपर तो नहीं आता, सब्जेक्ट से नहीं आता, ठीक है, याद रखना। डियर सर तो नहीं आता, डियर सर नहीं आता, क्योंकि डियर बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल लगता है। लेटर टू एडिटर एक फॉर्मल लेटर है, तो हमने डियर को हटा दिया, डियर, डियरेस्ट, माई डियर, है ना, सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सर लिखना है या मैडम लिखना है। देन उसके बाद कॉमा छोड़ के हम बॉडी लिखेंगे, फिर बॉडी के बाद थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली में से कुछ एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, योवर्स का वाई कैपिटल आएगा, और फिर बाकी सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली, इन सभी के जो लेटर्स हैं वो स्मॉल 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 आएंगे, ठीक है। सिंसियरली का S छोटा, फेथफुली का F छोटा, ट्रूली का T छोटा। देन उसके बाद आगे तो नेम और डेजिग्नेशन। एक सैंपल आपको बता देते हैं, लेटर टू एडिटर लिखना है कोविड-19 के लिए, तो सबसे ऊपर अपनों ने क्या लिख दिया, सेंडर का एड्रेस, फिर लाइन छोड़ के डेट, लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सर, कॉमा। देन उसके बाद जो भी अपनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी अपनों ने बताई। 3 पैरा हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जिसमें अपन अपने सजेशंस देंगे। देन आप क्या जाएगा, थैंकिंग यू, योवर्स ट्रूली का T छोटा, Y बड़ा, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी S नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, और फिर आपका नाम। तो इस तरह से अपने को लिखना है। बढ़ते फिर हम आगे, कुछ अच्छे प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। पर्पस क्या होता है राइटिंग ए लेटर टू एडिटर, तो हम एडिटर को पत्र इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम किसी भी चीज़ पर अपने ओपिनियन या फिर हम अपने कमेंट्स को देना चाहते हैं किसी भी करंट इश्यूज़ पे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टोन, क्या रहनी चाहिए जब आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, तो यार मैंने आपको बताया था एकदम फॉर्मल टोन आपकी रहनी चाहिए। इनफॉर्मल टोन, पर्सनल, अम्यूजिंग या सीरियस टोन नहीं चलेगी। क्या बेस्ट पॉसिबल तरीका रहता है जब हम यहाँ पर लेटर में सैल्यूटेशन को लिखते हैं, तो सर या मैडम यही आपको लिखना है, डियर, टू, हुम, इस तरह से नहीं लिखना है अपने को। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या जाएगा, इट इज़ द मेन टेक्स्ट ऑफ योर लेटर। तो मेन टेक्स्ट कहाँ पर रहता है लेटर का, सबसे ज़्यादा मेन कॉन्टेंट रहता है बॉडी के अंदर। योर लेटर टू एडिटर शुड ऑलवेज इंक्लूड, क्या क्या उसमें होना चाहिए, लॉन्ग ओपनिंग, देन उसके बाद ब्रीफ ओपनिंग। बिल्कुल भाई साहब, एक ब्रीफ ओपनिंग पैराग्राफ आप लिख दीजिए जो कि इंट्रोड्यूस करेगा आपके रीजन ऑफ राइटिंग को। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट है कि द रीजन विथ विच यू राइट अ लेटर टू एडिटर इज, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई किस पर्पज से आपने लेटर लिखा है। देन इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लेटर, जो कि इंक्लूड करता है सिंसियरली, ट्रूली, नेम, डेजिग्नेशन। तो मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम क्लोजिंग पार्ट बोलते हैं। देन उसके बाद लास्ट है कि दिस इज व्हाट यू साइन योर नेम बिगनिंग डायरेक्टली आफ्टर क्लोजिंग, ठीक है। सो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, 90 वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है लेटर, ठीक है। सो लेटर के 90 प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इट इज़ व्हाट यू साइन। अच्छा, साइन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो बहुत ही आसान है भाई साहब, साइन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम सिग्नेचर बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर आपसे बेसिक फॉर्मेट पूछा जा रहा है। देखो सबसे ऊपर क्या जाएगा, सेंडर एड्रेस, फिर 2 में आ जाएगा अपने पास रिसीवर का एड्रेस, फिर यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद जो सैल्यूटेशन लिखते हैं उसमें सर लिखेंगे। देन कंक्लूडिंग पैरा के बाद हम क्या लिखते हैं, योवर्स सिंसियरली, वाई कैपिटल और एस स्मॉल। देन उसके बाद लास्ट में आ जाएगा अपना नाम, और नाम क्या रहेगा, ओनली इनिशियल्स कैपिटल में रहेंगे, है ना, और पूरा नाम कैपिटल में नहीं रहेगा। तो इनिशियल्स मतलब अर्पित का A कैपिटल, पोरवाल का P कैपिटल। बढ़ते हैं हम आगे और लास्ट टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्या बोलना चाहता है आपसे, तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको जो बातें ध्यान रखनी है कि आर्टिकल क्यों लिखते हैं, कब लिखते हैं और कैसे लिखते हैं।
सो आर्टिकल इज रिटन, और ये हमेशा न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे आपने सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स देखे होंगे तो वहाँ पर ये छपते हैं। करंट इश्यूज, रिसर्च, एनालिसिस या डिबेट के बारे में आपको बताते हैं। देन समटाइम्स रिपोर्ट अबाउट द इवेंट्स, और एक्सप्रेस करते हैं राइटर का क्या व्यू है। फॉर एग्जाम्पल यार, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, अब उस पर यार कांग्रेस वालों का भी व्यू रह सकता है, उस पर आरबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट का व्यू रह सकता है, आरबीआई के जो गवर्नर रहते हैं उनका व्यू रह सकता है, आम जनता का व्यू रह सकता है। तो सभी के व्यूज़ पर एक एक आर्टिकल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो कभी कभार ये लोगों का व्यू पॉइंट भी बताता है, मतलब जो आर्टिकल का राइटर है उसका व्यू पॉइंट भी बता देता है। अब इसका फॉर्मेट आपको बता देते हैं यार, सबसे सिंपल इसका फॉर्मेट है, कोई माथापच्ची नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है लेटर और आर्टिकल दोनों को बॉक्स में बंद नहीं करना है। दोनों की शब्द सीमा क्या रहेगी, 120 से 150 शब्द, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। तो फॉर्मेट बहुत ही आसान है। हेडिंग क्या रहता है, कैची रहनी चाहिए। बाय लाइन अपने को लिखना है, बाय लाइन मतलब कौन यहाँ पर इस आर्टिकल को लिख रहा है, और फिर हमें लिखनी होती है बॉडी। लास्ट में अपने को कोई थैंकिंग यू, ये वो साइन वाइन कुछ नहीं करना है, ठीक है। देन इसमें क्या है, गाइडलाइंस कुछ आपको बता देते हैं कि यार हेडलाइन ऐसी रहनी चाहिए जो कि रीडर का इंटरेस्ट रॉस करे। इट शुड बी कोहेरेंट, आर्टिकल कैसा रहना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, लॉजिकल फ्लो रहना चाहिए। ऐसा नहीं भाई साहब फर्स्ट पैरा में बात हो रही है जीएसटी की, लास्ट पैरा तक आते आते बात होने लग गई लव जिहाद की, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोहेरेंट रहना चाहिए, लॉजिकल फ्लो रहना चाहिए। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। राइटर के पास लिबर्टी रहती है अपने व्यूज़ बताने की। देन उसके बाद ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स नहीं करनी वरना दिक्कत आ जाएगी। देन उसके बाद क्या है, द राइटर शुड नॉट डिस्ग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, टॉपिक से भटकना नहीं है बेड़ू। देन उसके बाद आ जाएगा द आर्टिकल शुड नॉट एग्जिट द गिवन वर्ड लिमिट, तो 120 से 150 की शब्द सीमा को आपको एग्जिट नहीं करना है। जैसे एक आर्टिकल आपको बता देते हैं, है ना, यहाँ पर आप इसको लिख देना 120 से 150 शब्दों के अंदर आर्टिकल्स लिखना है। तो सबसे ऊपर बहुत ही कैची सा इसने टाइटल लिख दिया, लंग्स ऑफ द अर्थ, है ना, ये हेडिंग है। देन उसके बाद बाय लाइन मतलब किसने आर्टिकल लिखा है, तो सिंस यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ था किसी का तो हमने ABC लिख दिया। देन उसके बाद फिर हम आर्टिकल लिखेंगे वही इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी, देन उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपका सजेशन रह सकता है, व्यू पॉइंट रह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अब कुछ प्रश्न आपको करवा देते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि यू कैन मेक योर आर्टिकल मोर इंटरेस्टिंग बाय राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस, आस्किंग रेट्रोरिकल क्वेश्चंस या यूजिंग रियली फॉर्मल लैंग्वेज। तो यार इसका आंसर है कि बाय आस्किंग रेट्रोरिकल क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है, आप क्रॉस क्वेश्चंस पूछ रहे हो। क्या जनता को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, क्या जनता की सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, बहुत बार न्यूज़ में भी बोलते हैं इस तरह का, एंकर प्रश्न पूछता है, भाई साहब माहौल बन जाता है। तो उसी तरह का आपको आर्टिकल में भी करना है। सब हेडिंग्स आर यूजफुल इन आर्टिकल, सब हेडिंग्स भी यूजफुल रहती है, क्यों, बिकॉज दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, दे कीप द थिंग्स फ्रेश, दे डोंट डू एनीथिंग यूजफुल, या दे मेक द आर्टिकल अट्रैक्टिव। चलिए बहुत ही आसान है अपने पास। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। थर्ड है व्हाट शुड यू इंक्लूड इन योर आर्टिकल, क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। ओनली योर ओपिनियन, एटलीस्ट 6 रेट्रोरिकल क्वेश्चन, रेंज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू आर्ग्यू, या लॉट्स ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज एंड जार्गोन्स। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, एक रेंज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स आपको अपनानी है जिससे आप आर्ग्यू कर सको और लोगों को परसुएड कर सको आपके थॉट्स को मानने के लिए, ठीक है। जैसा कोई फिक्स नहीं रहता है भाई, सब 6 तो होना ही चाहिए, है ना। तो ये तो बहुत ही वेक स्टेटमेंट था। Why should the last paragraph make some reference to the opening paragraph, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ ना कुछ लिंक क्यों होना चाहिए, टू मेक इट लुक नीटर, it should make a reference, it should not make a reference to confuse the reader, to draw points together and conclude। सर बहुत ही आसान है, ताकि हम पॉइंट्स को देख पाएँ कि अच्छा वहाँ पर स्टार्ट किया था, यहाँ पर मस्त अंत कर दिया, तो मज़ा ही आ गया, ठीक है। सो क्योंकि मार्क्स भी कब मिलता है, जब कंक्लूजन आपका पढ़ा जाता है, वो देखता है कि अच्छा रेलेवेंट है कि नहीं स्टार्टिंग से, मालूम पड़ा फर्स्ट में GST लास्ट में लव जिहाद, तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, न के बराबर मिलेंगे, तो दोनों रिलेशन में रहने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्टिकल नीड्स अ हेडलाइन, तो आर्टिकल में हेडलाइन क्यों होनी चाहिए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर यार, ओनली इफ़ यू थिंक वन, या टू बी कैची इनकरेज पीपल टू रीड इट। यार तो बिल्कुल इसलिए क्योंकि ये कैची रहती है और पीपल को अट्रैक्ट करेगी। जैसे आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ते हो, है ना, अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका टाइटल रहता है कि बीवी ने भाई साहब लपेट लपेट के पति को पीटा, ओ भाई साहब क्या इंटरेस्ट आता है बच्चों का, धक धक धक, है ना, पूरा आर्टिकल पढ़ती है जनता। तो कैची और एनकरेज करना चाहिए पीपल को रीड करने के लिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल क्या होता है, तो भाई साहब सबसे पहले हम आर्टिकल में क्या लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, देन उसके बाद आती है उसकी बॉडी। देन इन दिस पार्ट ऑफ द आर्टिकल यू कैन फाइंड ऑथर्स ओपिनियन, तो कंक्लूजन में आपको ऑथर के ओपिनियन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट प्रश्न है, हियर यू विल फाइंड द मेन पार्ट, मेन पार्ट आपको मिलेगा बॉडी के अंदर। देन द मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल
इज़ फॉर इट टू बी पब्लिश, तो बिल्कुल यार इट इज़ टू स्प्रेड द मैसेज एंड क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ट्रू भी इसका सही आंसर है और ये भी सही आंसर है, तो जब ऑप्शन आएगा ना तो बोथ ए एंड सी इसका आंसर सही रहेगा, बोथ ए एंड सी, क्योंकि ये ट्रू है और मेन आइडिया क्या करता है, ये स्प्रेड करता है मैसेज को और अवेयरनेस को क्रिएट करता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गुरुकुल बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।